जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसमें उनका उनकी क्या भूमिका थी, उनका स्टैंड क्या था? क्योंकि कई सारे लोग कई सारी बातें करते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि उनका स्टैंड क्या था। गांधी जी के विचार थे वो काफी प्रॉब्लमेटिक थे, और उसके बाद फिर उनका काफी विरोध भी हुआ। इवन शायद अभी 4-5 साल पहले उनकी एक विचारधारा से वो लैस शुरू में नहीं थे। उनके स्तर पर रखना ये तो काफी गलत था। हम्म, काफिर लोग असभ्य होते हैं, वो काफिर उस निग्रो को यूज कर रहे हैं। काफिर लोग असभ्य होते हैं, वे लोग झगड़ा फसाद करते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं और बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मैन्युफैक्चर नहीं लगता कि वो एक व्यक्ति जो भारत आने से पहले ही उसके इर्द गिर्द एक तरह का महात्मा, आभा एक, मंडल। हाँ, एक आभा मंडल। आभा मंडल बनाया जा रहा है। विचार थे वो काफी, इतने भी बहुत शानदार विचार नहीं उनके बन गए थे कि कोई व्यक्ति उनको उनके ऊपर इस तरह से काम करे। ये इसलिए मुझे ये शंका पैदा होती है कि उनके इर्द गिर्द का जो महात्मा का जो पूरा एक जो आवामंडल रचा गया वो कृत्रिम था। प्यास, धन की मेरी प्यास कभी नहीं बुझने वाली है, मुझे कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है। ये उस समय की बात है कि वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। खादी का जो आंदोलन था उसमें गांधी की जो भूमिका है वो कितनी अहम, कितनी जरूरी है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। औद्योगिकीकरण जो है वो नहीं होना चाहिए, और वो खुद ही वो उनसे जाके चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, और जो व्यापारी वर्ग है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनकी सोच में। और ये ऐसा नहीं कि अलग अलग समय पर, ये एक ही समय पर हो रहा है। एक एक धंधा कर रहा है, दूसरा दूसरा धंधा कर रहा है, उसके आधार पे गांव चलेगा। ये उनकी जो हिंद स्वराज की कल्पना है, उससे मैं बिल्कुल सहमत। गांधी जी की जब हत्या हुई, उस समय क्या माहौल था भारत के अंदर? जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गांधी जी को, जिन्हें कि भारत में महात्मा का दर्जा दिया गया। उनके इर्द गिर्द कई सारी भ्रांतियां हैं, उनके कई सारे विचार हैं जो कि आपको परेशान भी कर देते हैं। कई जगह पर वो काफी आदर्शवादी दिखाई देते हैं, तो कई जगह पर वो खुद के ही आदर्शों आदर्शों को खत्म करते हुए भी दिखाई देते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है उनका जिसको कि अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखा जाता है। एक उनको पूरा राक्षस प्रवृत्ति का बता देता है, तो उनका उनका गांधी वध करने लगते हैं। और वहीं पर दूसरा जो व्यक्तित्व है वो दिखाता है कि वो बहुत महात्मा थे। इसके अलावा इनका एक तीसरा भी व्यक्तित्व है, जिसे कि गांधी बनाम अंबेडकर की डिबेट के तौर पर हम लोग जानते हैं। भारत में कई अरसे से डिबेट चल रही है। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा कैनवास है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे दूसरे किसी एपिसोड में डेडिकेटेड। हम उसमें 30-40 मिनट पर तक हम लोग उनके दोनों के ही विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। इस डिबेट में, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। आप सभी इनसे बखूबी परिचित हैं, कई सारे वीडियोज में वो आ चुके हैं, समाज सेवी हैं, और गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसके करीब वो काफी खुद को पाते हैं। स्वागत है राम पुनियानी जी आपका। नमस्कार जी। मैं यहाँ पर एक अपील में करना चाहूंगा आप सभी से कि अगर आप लोग को मेरा काम पसंद आता है, जो कि थोड़ा सा लीक से हटकर है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के कोई भी काम को लगातार करते रहना बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। देखिए, पहले तो बहुत धन्यवाद। जी। और आपने जो मेरे परिचय में कहा मैं अपने आप को गांधी के बहुत करीब पाता हूँ, वो बिल्कुल सच है। हाँ। और मैं केवल गांधी के ही करीब नहीं पाता हूँ, मैं अपने आप को उतना ही करीब अंबेडकर और भगत सिंह के भी करीब पाता हूँ। खैर, ये एक मैं खुद के स्पष्टीकरण के लिए, क्योंकि मैं जिस विचारधारा से मेरी शुरुआत हुई थी राजनीतिक यात्रा की, वो वामपंथ की विचारधारा थी। और वामपंथ से चलते खास तौर से 1992-93 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, तो उसके बाद से मैंने भारत की परिस्थिति को और एक नजरिए से देखने की कोशिश की। और उसमें मुझे दिखा कि भारत को पूरा अगर समझना है तो यहाँ की जाति व्यवस्था और अंबेडकर के विचार और गांधी के विचार, इनको समझे बगैर हम आज की परिस्थिति को समझ नहीं सकते। मैं केवल एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं किसी एक वादी नहीं हूँ। मैं जो इसमें मानता हूँ कि जहाँ से मुझे कोई अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छी विचारधारा मिलती है, उसका समागम करके आज की परिस्थिति में एक बेहतर समाज कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करूं। अब जहां तक गांधी का सवाल है,
हाँ जी, आपका सर। इसीलिए मैंने सर शुरुआत में ही आपको गांधी की विचारधारा के करीब आपको कहा, मैंने गांधीवादी नहीं कहा, क्योंकि जहां अब इतने सारे कन्वर्सेशन हमारे बीच हो चुके हैं तो मुझे समझ में आता है कि किस तरह की आइडियोलॉजी है सामने वाले पर्सन की। खैर, गांधी जी के बारे में हम शुरुआत उनके बचपन से ही करते हैं सर। बचपन की भी उनकी कहानी है कई सारी, उसमें आप थोड़ा प्रकाश डालें कि कितनी वो सच है कितनी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वो बचपन से, वो खुद भी कहते थे कि वो छुआछूत को बचपन से देख रहे हैं। या फिर ये भी एक सीरियल आता था, अगर आपको याद हो तो, नेशनल टीवी पर, और उसमें बताया गया था कि उनको बचपन में सिगरेट वो बीड़ी पीने की आदत थी। इस तरह की कुछ आदतें उनमें रहीं, और फिर वो वहां से एक एक जर्नी है उनकी पूरी भारत में महात्मा तक की। तो उस पर अगर बचपन में हम प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से इन विषयों के बारे में हाँ, गांधी ने खुद सबसे अच्छा लिखा है। ठीक। और उनकी जो आत्मकथा है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो एक काफी मॉडल आत्मकथा है, जहां आप बिना लाग लपेट के, बिना किसी बात को छुपाने के आधार पे अपने पूरे जीवन के बारे में स्पष्टता से बताते हैं। और उनकी पत्नी के साथ संबंध थे, और शुरू में क्योंकि वो निश्चित रूप से वो बाल विवाह का समय था, तो उनकी पत्नी के संबंधों के बारे में भी उस समय उन्होंने जो ज्यादती की, उसके बारे में भी वो बताते हैं। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो हमें समझना है, कि उनकी माता जी जो थी वो प्रणाम पंथी थी। अब ये प्रणाम पंथ क्या होता है? ये मैंने पहली क्योंकि बार सुना है। प्रणाम पंथ, हाँ, तो ये क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म की बहुत सारी परंपराएं हैं। भक्ति परंपरा का तो हम सब सुनते हैं, आदर से सुनते हैं। ये प्रमाणपंथी में, उसमें जो है कई मुस्लिम पीर, इनको भी बहुत आदर से याद किया जाता है, और उस आधार पे अपनी धर्म को पालन करने की बात भी की जाती है। एक तरफ से तो वो प्रणामपंथी थी, जिसमें सूफी संतों का काफी प्रभाव है, नंबर एक। नंबर दो, वो जो एक गुजराती में एक शब्द होता है मर्जाद, यानी मर्यादा। तो धर्म की मर्यादा के हिसाब से उनकी जो माँ थी, वो काफी मर्यादा को पालने वाली, जो धर्म के रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स को, उन तौर तरीकों को गहराई से जीवन में उतारने वाली वो महिला थी। तो इसके अलावा तो गांधी जी के बचपन की जो बात थी, वो पढ़ाई में बहुत कोई ज्यादा तेज तेज नहीं थे, मतलब एक जो भी ठीक ठाक रहे होंगे। और पर उनका मुख्य जो संघर्ष बचपन में था, वो एक कोई न तो उनके मुंह में चांदी का चम्मच था, ना वो एक बहुत डिप्राइव्ड समाज में से थे। और उनके समाज में उस समय शिक्षा का विकास हो रहा था, और शिक्षा के कारण उनको बीच में बाद में काफी समस्या भी हुई कि उनको आगे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो उनके बचपन की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे याद है ये, कि उस समय यहाँ एक ब्राह्मणवाद ने रोक लगा रखी थी कि समुद्र को पार करके आपको नहीं जाना। तो इनको जो बैरिस्टर की पढ़ाई करनी थी, वो तो समुद्री जहाज से जाना था। तो उसमें उन्होंने एक जो साहस दिखाया कि नहीं, मुझे पढ़ना है और उसके लिए समुद्र की यात्रा करनी होगी, तो मैं करूंगा। ये एक जिस चीज ने उनके जीवन को आधार दिया, ये उससे एक जुड़ी हुई चीज है। अब इसी के साथ साथ उनकी माँ जब वो विदेश गए, तो उनकी माताजी ने उनसे कुछ वचन लिए। नंबर एक उसमें था कि मैं मांसाहार नहीं करूंगा। नंबर दो, ये जो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार की चीजों की उन्होंने अपनी माताजी को एक कमिटमेंट, एक वादा किया, जो उन्होंने इंग्लैंड के जीवन में पूरी तौर से निभाया। उसमें उनको तकलीफें भी आई, क्योंकि जब आप देखिए तो उनके विद्यार्थी जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। विद्यार्थी जीवन में वहाँ पूरी तौर से शाकाहारी के रूप में रहना इंग्लैंड में उस समय बहुत मुश्किल था। तो उनका एक वो भी संघर्ष था कि जो उन्होंने देखा। और तीसरा मुझे जो याद आता है कि जिसने उनके जीवन को दिशा दी, वो ये थी कि वो किसी भी चीज से परहेज, मतलब विचारों के आदान प्रदान से परहेज नहीं करते थे। एक तो उनके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं इस्लाम का रोल है, प्रमाणपंथी का रोल है। दूसरा, इंग्लैंड में कई मिशनरीज उनको अपने दायरे में लाना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे भी पूरी चर्चा की। और जो क्रिश्चियनिटी के जो कुछ उसूल हैं, सरमन ऑन द माउंट,
अहिंसा का सिद्धांत, ये चीजों को भी से भी वो बहुत प्रभावित हुए, पर उन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया। उनपे काफी ईसाई मिशनरियों ने कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि भाई आपके इसमें ये अच्छी बात है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में आत्मसात कर ली। खास तौर से अदर चीक की जो बात है, कोई आपको एक गाल पे तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल सामने कर दो, अहिंसा के रास्ते को उन्होंने अब यहाँ तीसरी बात देखिए कि वो प्रमाणपंथी तो थे, पर उनका बैकग्राउंड था, पर उनपे जैन अहिंसा का भी बहुत प्रभाव था। तो उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स जो जहाँ उनकी विचारधारा बनी, उसमें आप देखिए कुछ इस्लाम के अच्छे असूल हैं, कुछ जैन धर्म की अहिंसा है, कुछ ईसाई धर्म के सर्मन ऑन द माउंट और अदर चीक वाला सिद्धांत है। इसी के साथ साथ जो इन पे बहुत प्रभाव पड़ा, वो टॉल्स्टॉय का जो किताब थी, टॉल्स्टॉय की किताब, उस पे उसका काफी प्रभाव पड़ा। और जब बाद में जाके उन्होंने आश्रम बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की, वो टॉल्स्टॉय की इस किताब से थी, जिसमें टॉल्स्टॉय एक कम्युनिटी की कल्पना करते हैं, वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के सहयोग और इससे रह सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों का उन्होंने मिश्रण हुआ, वो कोई एक रास्ते पर चल के नहीं गए। और उनकी इस बात की मैं तारीफ करूंगा ये कि वो एक तो वेजिटेरियनिज्म पे टिके, वो एक अलग बात है, पर बाकी बातों के बारे में, विचारों के बारे में उस समय धर्म के लोगों का बहुत प्रभाव था। तो धर्म के लोगों से उनको कोई परहेज नहीं था, और अपने हिंदू धर्म के जो उनकी समझ थी, उस दायरे में रहते हुए दूसरे धर्मों की जो कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, उन्होंने उसको अपने हिंदू धर्म के दायरे में ही आत्मसात कर लिया। तो ये उनकी एक खास बात है। तो जैसे हिंदू धर्म भी कोई एक धर्म नहीं है, इसमें भी हिंदू धर्म में भी बहुत सारी परंपराएं हैं। तो उन्होंने खुद जो एक जिसको कहते हैं इंक्लूसिव, समावेशी हिंदू परंपरा को लेकर एक अलग रास्ता किया, जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो यहाँ की भारत की संत परंपरा जो रही है, उससे काफी करीब था। उनके ठीक। ये कहा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने का सफर शुरू होता है उस ट्रेन यात्रा से जहां से उन्हें निकाल के फेंक दिया गया था, और वो शायद घटना साउथ अफ्रीका की है। जी ठीक, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, फिर मैं साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने काम किया मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा फिर आपसे। देखिए, ये मेरे ख्याल से उनके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक मुख्य मुद्दा था। तो वो जिस मुसलमान व्यापारी के लॉयर के रूप में गए, तो उन्हें मुकदमा लड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना था, और ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो बैठे थे। अब जब टिकट चेकर आया तो उसने कहा कि भाई ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में तो केवल श्वेत लोग बैठ सकते हैं। तो गांधी ने बताया कि मेरे पास तो टिकट है, और उन्होंने कहा टिकट वगैरह हम कुछ नहीं जानते, ये तुम्हारे लिए वर्जित है। और वहां से उन्हें ट्रेन से निकालकर उतार दिया गया, और वो पूरे दक्षिण अफ्रीका की उस भयंकर ठंड में रात भर सिकुड़ते रहे। और वहां से उन्होंने सोचा कि ये जो रंग भेद, वहां जैसे अपने यहाँ वर्ण भेद की अव्यवस्था, आपका वर्ड मैं लेता हूँ, यहाँ वर्ण व्यवस्था के वर्ण की अव्यवस्था है, वह रंग भेद की जो अव्यवस्था थी, उसके खिलाफ उन्होंने सोचने की बात चालू की। और वहां से उनकी यात्रा हुई कि उन्होंने अपने आप को जो वहाँ भारतीय मूल के निवासी थे, भारतीय मूल के निवासी और दूसरे लोगों पर जो अत्याचार होते थे, उसके खिलाफ उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया। और वहां से फिर संगठन बनने की प्रक्रिया चालू हुई कि भारतीयों को यहाँ कितनी तकलीफ दी जाती है, और उसके लिए फिर लोगों ने समर्थन देना चालू किया, और उनका संगठन वो बढ़ता गया, और वो लगातार कानूनी तरीके से सरकार की उन नीतियों का जो रंग भेद का समर्थन करती थी, उसके खिलाफ मजबूती से उन्होंने अपने आंदोलन को खड़ा किया। ठीक, साउथ अफ्रीका, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा विषयांतर होऊंगा, लेकिन मैं एक चीज दर्शकों के लिए भी बताना चाहता हूँ, और शायद आप पहले से जानते होंगे इस चीज को, कि कोई भी महान व्यक्ति महान बनने की जब उसकी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। गांधी जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो जो ट्रेन से उनको फेंका गया तो वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था।
बाबा साहब के जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आता है जब उनको वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे और वहां उनको बैलगाड़ी नहीं मिल रही थी, कोई उनको बिठाने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह जो पेरियार हैं, पेरियार की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आता है जब वो किसी वाराणसी में थे या बनारस में, हाँ बनारस में थे, और वो वहां पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं एक जगह पर। वहां पर जो दानकर्ताओं के नाम है वो सारे ओबीसी कम्युनिटी के हैं, उन्हीं की कम्युनिटी हम्म, के हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां से उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। इसी तरह आप किसी भी महान पुरुष को देखेंगे तो उसके जीवन में ऐसी कोई ना कोई घटना हुई है जहां से वो बदल जाती है। साहब काशीराम ने, मान्यवर ने जब ये पूरा आंदोलन शुरू किया तो उससे पहले उन्होंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा। एक किताब ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया और उसके बाद भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया उन्होंने। तो हमें नहीं पता कि कब कौन सा एक टर्निंग पॉइंट आएगा हमारी लाइफ में, सही सही सही। लेकिन वो एक पर टर्निंग पॉइंट सबकी लाइफ में आता है। पर ये देखिए, टर्निंग पॉइंट हम सबकी लाइफ में आता है, पर जैसे आपने जिन लोगों के नाम लिए, उनमें गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता है, हाँ। और वो इस टर्निंग पॉइंट उनको उस दिशा में गहराई से ले जाती है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ क्योंकि बिल्कुल। ऐसी घटनाएं तो बहुतों के साथ होती हैं, पर ये हम्म। कुछ जो व्यक्तियों के आपने नाम लिए, उनमें एक अंदर की जो समाज के प्रति हम्म। सोच, प्रतिबद्धता विकसित होती है, वो उसके लिए एक ट्रिगर का काम करती है, और वो अपने एक रास्ते को मजबूत करते हैं। ऐसा मैं थोड़ा सा नहीं, सोच एग्जैक्टली के। सही कह रहे हैं। वो जो पॉइंट जो होता है जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं वो ट्रिगर का काम करती है। उसके पहले उनके जीवन में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, वो उनके जहन में होता है कि यार ये सारी, लेकिन वो मौन होकर उसको देख रहे हैं, लेकिन वो जो एक घटना होती है वो ट्रिगर कर देती है कि नहीं यहाँ से सारी चीजें चेंज करना है हमें। तो मैंने इसे सिर्फ इसलिए बताया था कि दर्शकों को थोड़ा ध्यान रहे कि सभी के जीवन में घटना होती है, हम उसको, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि भाई सेब तो भारत में भी गिरते थे, विदेश में थोड़ी ना सेब गिरा था, जी जी जी। जैसे ग्रेविटी की खोज हुई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को समझा कि क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ये बिल्कुल। महात्मा गांधी ने बोला कि मुझे क्यों फेंका, या बाबा साहब ने बोला करेक्ट। कि मुझे क्यों नहीं बिठा रहे हो, पेरियार ने बोला कि मुझे खाना क्यों नहीं खिला रहे। क्वेश्चन बड़ा जरूरी होता है। ठीक। बिल्कुल। अफ्रीका में जो ब्लैक जो लोग थे उनको निग्रो कहा जाता था, और जो भारतीय लोग थे उनको पैसेंजर इंडियन कहा जाता था। और उस पर जो गांधी जी के विचार थे वो काफी प्रॉब्लमेटिक थे, और उसके बाद फिर उनका काफी विरोध भी हुआ। इवन शायद अभी 4-5 साल पहले उनकी एक मूर्ति घाना को तोड़ दिया गया उस घाना पर। घाना घाना। हाँ, उस पर आप अपने क्या हाँ, विचार। देखिए, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की जो शुरुआत है, वो कई बार, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे अंबेडकर, जैसे कांशीराम जी ने एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ी, एक उन्होंने विचारधारा को आत्मसात किया। बाबा साहब की तो बात ही और है, उन्होंने तो पूरे विचारों को पूरा मंथन करके हम्म। वो आए, और उस समय एक घटना ने उनको ट्रिगर किया। गांधी के जीवन में जो मतलब स्टेटस को उन्होंने जो देखा, हम्म। वो स्टेटस को का विरोध करने वाली विचारधारा से वो लैस शुरू में नहीं थे। हम्म। यहाँ मैं गांधी को एक अलग व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, कि उनकी जो विचारधारा है, वो जिंदगी के पड़ाव के साथ, जिंदगी के अनुभवों के साथ बदलती रही। तो हम्म। शुरू में जो उन्होंने अश्वेत लोगों पर टिप्पणियां की हैं, वो वही टिप्पणियां हैं जो उस हम्म। समय सामाजिक सोच में प्रचलित थी। पहली बात उन्होंने पकड़ा कि भारतीयों के खिलाफ अन्याय को पकड़ा, और वो वहीं तक सीमित रहे। हम्म। पूरा जो एक विजन दुनिया की विचारधारा का है, वो उनमें तुरंत नहीं आया। वो ठीक। एक धीरे धीरे की प्रक्रिया थी, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं कहूँगा, अम्बेडकर विचारधारा से लैस थे, भगत हाँ। सिंह ने 3 साल में अपनी विचारधारा को विकसित कर लिया। गांधी उससे थोड़े अलग थे, और वो जैसे जैसे आंदोलन में खिंचते गए, वो हम्म। विचारधारा को गहरे करते गए। तो ठीक। उन्होंने जो अश्वेत लोगों के बारे में टिप्पणी उस समय की, हम्म। और 30 साल बाद उनके जो आंदोलन में उनके विचार थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बात हम्म। मैं समझता हूँ। मैं यहाँ पर उनका एक कोट है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जब वो उन्हें साउथ अफ्रीका में जेल में रखा गया था, तब वो लिखते हैं कि हम समझ सकते हैं कि हमारा गोरों के बराबर वर्गीकरण नहीं हो सकता, लेकिन मूल निवासियों के स्तर पर रखना यह तो कुछ ज्यादा ही था। मतलब जो वहां के जो निग्रो लोग हैं, जो वहां के जो जी। इंडिजिनियस लोग हैं, उनके स्तर पर श्वेत। रखना तो, हाँ, उनके स्तर पर रखना ये तो काफी गलत था।
काफिर लोग असभ्य होते हैं, वो काफिर उस निग्रो को यूज कर रहे हैं, काफिर लोग असभ्य होते हैं, वे लोग झगड़ा फसाद करते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं और बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। हम्म, ये मैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दर्शकों के लिए रखा कि एक व्यक्ति जो होता है वो लगातार उसके जीवन में परिवर्तन होते हैं। अब वो राइट। परिवर्तन कितने ज्यादा ओरिजिनल होते हैं या डुप्लीकेट होते हैं या नकली होते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन परिवर्तन होते हैं, वो दिखाते हैं, वो दिखता है उसके जीवन में, चाहे वो महात्मा गांधी हो या फिर बाबा साहब हो, सभी के जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक। इसके अलावा उनकी जो किताब है ये सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा बाय एम के गांधी, मैं इसीलिए मैंने आपसे समय लिया था क्योंकि मैं पढ़ रहा था सारी चीजें, मेरे पास रेफरेंसेस होने चाहिए बात करने के लिए। तो उसमें वो कहते हैं कि सेक्स जो है, संभोग की जो प्रक्रिया है, वो काफी बच्चा खराब है। पैदा करने। हाँ। हाँ हाँ। मैं उसको अगर सही में एग्जैक्ट मुझे उसकी लाइन नहीं मिल रही, लेकिन वो उसको काफी काफी खराब प्रक्रिया मानते हैं संभोग की प्रक्रिया को, और वो अपनी अब किताब में देखिए, लिखते भी हैं। मैं महात्मा गांधी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोई इसी प्रकार का कोई वादी नहीं हूँ कि हाँ उनकी हर एक बात को डिफेंड करूं। हाँ। और जो मेडिकल साइंस है, हम्म बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, हम्म वो हमको हम्म बताते हैं कि ये सेक्स की प्रक्रिया कितनी स्वाभाविक है, हम्म और वो एक उम्र से लेकर मृत्यु तक हम्म जीवन के साथ चलती है। तो हम्म। यहाँ गांधी के जो विचार हैं वो काफी हर एक तकियानुसी से लगे। तकियानुसी है, और उनके हर एक विचार को सिर पे उठाना कोई एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। कोई। और उनके हाँ जो इसी से जुड़ा हुआ ब्रह्मचर्य के प्रयोग हैं, हाँ वो भी मेरे ख्याल से वो डिस्ट्रैक्शन है। गांधी के मुख्य आंदोलन से वो पूरा एक भटकाव हाँ है, उस तरफ भी बहुत ज्यादा कई लोगों ने उसी बात को फोकस करके हाँ उस चीज को रखा है। जो हाँ। वो उसमें केवल एक ही चीज मैं देखूंगा कि हम्म उनका जो डिटर्मिनेशन है हम्म उसकी डिग्री वो बताता है। पर जहां हम्म तक का सेक्स का मामला है, वो जो नैसर्गिक नैसर्गिक प्राकृतिक हम्म बायोलॉजिकल है, हम्म उसके खिलाफ उस प्रक्रिया को जानने में, हम्म, उसके बारे में चर्चा करने में कोई मेरे ख्याल से कोई तुक नहीं है। पर हाँ हाँ, उसमें भी एक मैं सकारात्मक चीज देखता हूँ कि खुद पर आप कितना नियंत्रण रख सकते हो, हम्म। वो उनका एक उस प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। बाकी उन चीजों के बारे में हम्म। कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं पर्सनली मैं हर चीज को महत्व इसलिए दे रहा हूँ सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उनके जीवन का कोई भी पहलू छोड़ दूं। मेरे लिए बिल्कुल। उनका हर जीवन का हर पहलू मेरे लिए जरूरी है। इसके बिल्कुल। अलावा वो एक जगह लिखते हैं कि भोजन ग्रहण करना भी एक ऐसी गंदी प्रक्रिया है जैसे मल त्यागने की प्रक्रिया है। नहीं, ये भी खैर अब उनके। मतलब ये एक एक व्यक्तित्व को समझने के लिए आप मतलब किस तरह के विचार हैं उनके जहन में। अब देखिए, मेरे ख्याल से कई जगह ये होता है कि जिंदगी को बहुत वो जो जैन जैन हाँ। परंपरा में शामिल है हम्म कि खुद को डिप्राइव करके, खुद को हम्म वंचित रख के हम्म जीना, जो हम्म, मेरे ख्याल से स्वाभाविक नहीं है। ठीक है। और जब हमको भोजन में आनंद मिलता है, हम्म तो जिंदगी कोई एक अपराध थोड़ी है। हम्म जिंदगी तो मिली है कि भाई हम अपनी स्वाभाविक जो हम्म प्रवृत्तियां हैं, हम्म उनको एक सीमा के अंदर हम्म उनके पीछे भागे नहीं। हम्म अब केवल मैं खाने पीने के इसके प्लेजर, सुख के लिए हम्म भागूं तो वो गलत होगा। पर हम्म हाँ, खाने पीने का मुझे कोई आनंद आता है, तो अब हम्म भारत में तो इतनी सारी क्यूजीन है। जैसे खुद की बात बताऊं, तो हम्म मैं देश भर में घूमता हूँ, अलग अलग क्यूजीन का आनंद लेता हूँ। हम्म घर में भी जो अच्छी चीज बनती है, हम्म तो आ, आ, एक ही बात है कि हम उसके गुलाम न बने। मैं एक हम्म ही बात कहूंगा हम्म कि इन इन जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज है, जो हम्म हमको आनंद देती हैं, उनके गुलाम न बने, और हम्म, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में उनका आनंद भी लें ठीक। और उनके जिए। ये मेरी खुद की राय है। हम्म। इस पर मैं एक काफी विवादास्पद ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो कि उनकी किताब में भी आत्मकथा में भी उन्होंने लिखा है, लेकिन ये इस तरह का आखिरी प्रश्न ही मैं पूछ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़े नहीं चाहते कि मैं इस पर बात करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग ये पूरा एक कैनवास सामने रखें और फिर दर्शक बिल्कुल। डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपनी किताब में भी लिखते हैं कि वो एक ही बिस्तर पर कई औरतों के साथ वो सोते हैं, और वो एक उसको एक प्रयोग की तरह वो देखते हैं। यही बात मैंने कहा कि इसमें मैं एक हम्म। बात कहूंगा कि मैं इन चीजों से पूरा तौर से असहमत हूँ। इस ठीक। प्रकार के प्रयोग करने ठीक। में मेरी हाँ। मैं खुद की राय बताता हूँ, पर हम्म। उसमें मैं एक सकारात्मक चीज देखता हूँ कि उनका सेल्फ कंट्रोल, हाँ। वो उससे केवल मैं देखकर उसको अप्रिशिएट करूंगा
पर जैसे जो हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है उसमें गांधी ने खुद के कुछ विचार बनाए जो अप्राकृतिक हैं, जो प्राकृतिक है, और उन चीजों के पीछे हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। हाँ एग्जैक्टली मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से कि बहुत सारी चीजें हैं और गांधी को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं करना चाहिए। गांधी जी का अपना एक अलग व्यक्तित्व है जिसमें कि कई सारी कमियां हैं, खामियां हैं और कई सारी अच्छाइयां हैं। देश के लिए उन्होंने काफी सारे काम किए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है उन्होंने अपने सेल्फ कंट्रोल को चेक करने के लिए किया होगा, लेकिन इस चीज का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो उन लड़कियों के ऊपर क्या पड़ा होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है, कितना असर उनके ऊपर हुआ होगा। खैर गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो अफ्रीका में थे तभी वहां से उनके महात्मा बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जब वो भारत आए भी नहीं थे उससे पहले ही एक विदेशी ने उनको महात्मा का टाइटल दे दिया था और उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिख दी थी। साथ में ही उनको एक काफी बड़ा शायद वो मैं फिगर में यहाँ पे भूल रहा हूँ, लेकिन काफी बड़े एकड़ की जमीन उनको दी, फार्म हाउस उनको गिफ्ट किया कि वहां पर वो अपना आश्रम बना के काम। ये साउथ अफ्रीका की बात है, अभी वो भारत नहीं आए। जी 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 जी। हाँ, तो ये आपको थोड़ा मैन्युफैक्चर नहीं लगता कि वो एक व्यक्ति जो भारत आने से पहले ही उसके इर्द गिर्द एक तरह का महात्मा, आभा मंडल, हाँ एक आभा मंडल बनाया जा रहा है। देखिए उसमें मैं इस बात को ऐसा देखता हूँ कि जब उन्होंने अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन चलाया तो उस आंदोलन में उनके अंदर की गहराई दिखी। उन्होंने जितने समर्पण से वो काम किया उसका कोई सानी नहीं है। और ये उसके जो किसी ने उनको वो जो जमीन भेंट की है या बाकी चीजों का फंडिंग रेज की है, और उसमें महात्मा गांधी खुद का स्वनिर्भर भी बहुत थे। मतलब वो खुद के काम खुद करना और स्वच्छता के लिए काम करना, बाकी चीजों के लिए काम करना। तो ये आभा मंडल जो बना वो उसकी शुरुआत तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से हुई। पर आपने बिल्कुल सही से कहा, जब से उनको ट्रेन से फेंका गया वहां से उनकी जो प्रक्रिया चालू हुई, तो एक अंदर का जो उनका परिवर्तन है एक शुद्धता की तरफ ले जाने के लिए, और जिस चीज को हाथ में लिया उसको पूरी गहराई से समर्पण से जो जो उन्होंने किया, तो वहीं से कई लोगों को लगा कि इस व्यक्ति में थोड़ी गहराई है जो आम नेताओं में नहीं होती है। ये उसका प्रतिबिंब वहां से साउथ अफ्रीका से निश्चित रूप से दिखना शुरू हो गया था। मैं इसको काफी शंकालु प्रवृत्ति के हिसाब से देख रहा हूं क्योंकि 1909 में उनके ऊपर एक जीवनी लिखी गई, ठीक 1910 में फिर दूसरी जीवनी लिखी गई। 1909 में जो लिखी गई वो एम के गांधी थे, ठीक है। वो दक्षिण ये जो एक फॉरेनर कोई लेखक थे उन्होंने लिखी। 1910 में भी फिर एक लिखी गई कि एम के गांधी जीवन और कार्यों का एक रेखा चित्र, ये इसके हेनरी एस एल पोलाक ने ये लिखी थी, पोलक। देखिए तो आप ये अब मैं प्रश्न पूरा कर, तो ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द वो आभा मंडल बनाया जा, एक कृत्रिम आभा मंडल बनाया जा रहा है कि ये बड़ा महान व्यक्ति है, क्योंकि उस समय तक उनके जो विचार थे वो काफी इतने भी बहुत शानदार विचार नहीं उनके बन गए थे कि कोई व्यक्ति उनके ऊपर इस तरह से काम करे। ये इसलिए मुझे ये शंका पैदा होती है कि उनके इर्द गिर्द का जो महात्मा का जो पूरा एक जो आभा मंडल रचा गया वो कृत्रिम था। पर देखिए ये अप्रतिम उसके होने के पीछे कारण, यानी इन्होंने खुद तो स्पॉन्सर किया नहीं कि भाई आप मेरे ऊपर लिखो। मैं इसको ऐसा देखता हूं कि उसके समय के माहौल में इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करना साउथ अफ्रीका की जो बहुत तानाशाही वाली सरकार थी, वो मेरे ख्याल से बहुत क्रांतिकारी कदम था। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि जो लोगों ने उनके ऊपर लिखना चालू किया, वो ऐसा तो नहीं है कि वो खुद अपनी जीवनी लिख रहे हैं जैसे दूसरे कई लोगों ने लिखा और खुद को उपाधि दे रहे हैं, खुद को महात्मा क्या लिखते हैं खुदा। रजत आप इस बात को ख्याल कीजिए कि एक तानाशाही सरकार में जहाँ दशकों से भारतीयों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं और एक व्यक्ति पूरी मजबूती से खड़ा होता है, और खड़ा होता है तो खड़ा होता है, लोगों को जोड़ता है, तो इससे मेरे ख्याल से लोग निश्चित रूप से प्रभावित तो होंगे। और उनकी काफी बाकी कमजोरियां जो हम देख रहे हैं वो तो थी, उसको कोई डिनाई करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि वो जन्म से महात्मा थे। तो उनके जन्मदिन से ज्यादा मुझे उनका जो मृत्यु दिन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के जो रास्ते में खुद के संघर्ष से सीखा, बने, आंदोलन खड़े किए, वो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण। वो शायद किसी ने कहा भी है कि कोई व्यक्ति पैदा कैसे होता है ये महत्व नहीं है, वो व्यक्ति मरता कैसे है ये ज्यादा।
ये बात मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि उनकी एक यात्रा थी और उनकी यात्रा के दक्षिण अफ्रीका में ही कई लोग बहुत प्रभावित हुए, जिस कारण लोगों ने उनकी लेकिन मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूं कि वो जो लोग प्रभावित हुए वो प्रभावित क्यों हुए, क्योंकि वो उनके ऐसा कोई हमें ये दिखाई दे रहा है कि वो निग्रोज जो हैं उनके हक में बात नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। इसी पे वहां पर साउथ अफ्रीका में कोई युद्ध हुआ था उसके आसपास के किसी देश में, वहां पर वो जाके अंग्रेजों की मदद भी कर रहे हैं, फिर वो साउथ अफ्रीका में फिर अंग्रेजों के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। तो ये काफी इनका जो व्यक्तित्व है उस समय का वो काफी प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं लग रहा है, काफी कंफ्यूजिंग व्यक्ति नहीं लग रहे वो? नहीं, देखिए कंफ्यूजिंग इस सेंस में लग रहे हैं कि जो बाद में उनका काम था वो शुरू से एंटी कॉलोनियल नहीं थे। ये पहली बात याद रखिए कि पहले तो मैं फिर से उसको दोहराता हूँ कि ये कल्पना करना कि कोई सरकार के खिलाफ इतनी मजबूती से खड़ा रहेगा, ये उस समय कल्पना के बाहर था, नंबर एक। ठीक। नंबर दो, उनका जो ये दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ, मरीजों के प्रति उनकी बहुत सद्भावना थी, उनकी बहुत सहानुभूति थी। और वो कोई भी उनके आसपास का व्यक्ति हो, अगर बीमार होता था तो उनकी तीमारदारी में वो अपना व्यक्त करते थे। तो जो बोयर वार थी, जिसमें बोयर वार का आप जो उल्लेख कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो काम किया, वो युद्ध में काम किया कि जो उसमें घायल होते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए किया। उस समय उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य की वॉर है। उस समय तक उन्होंने साम्राज्यवाद का उस प्रकार से विरोध नहीं किया। साम्राज्यवाद वाज एक्सेप्टेड थिंग। और इवन आजादी के आंदोलन में भी देखिए आप, आजादी के आंदोलन में भी वो धीरे-धीरे एक-एक कदम करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कदम लेते हैं, जबकि उनके नौजवान साथी, वो बोस हो या नेहरू हो, वो उनसे 2 कदम आगे रहते हैं कि हमको ब्रिटिश का विरोध करना है। तो ये गांधी का एक चरित्र था कि वो एक बैलेंसिंग वे में एक नाप तोल के अपने कदम को रखते थे। तो उस समय वो ये मान के चलते थे कि ये ब्रिटिश हुकूमत है, ये साम्राज्यशाही है, पर युद्ध में लोग घायल हो रहे हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। और उस समय उस समय सामान्य सोच था, वो अश्वेतों के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने अश्वेतों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, या लिखा है तो नकारात्मक लिखा है। ठीक। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी तक तो मैंने काफी नकारात्मक चीजें कही हैं, लेकिन निग्रो को लेकर जो गांधी जी के विचार थे वो बाद में बदल भी गए। वो लिखते हैं कि निग्रो ही केवल इस भूमि के अकेले मूल निवासी हैं, हमें उनकी जमीन पर कब्जा नहीं है। हम यहाँ उनके सद्भाव की वजह से हैं, गोरों ने दूसरी ओर जोर जबरदस्ती करके कब्जा किया है। मतलब वो फिर ये यहाँ से फिर एक ऐसा दिखाई देता है कि अफ्रीकी खदान में जब हड़ताल होती है वहां पर दोनों ही समुदाय के लोग वहां पर हड़ताल कर देते हैं, तो वो मतलब वहां पर वो जितने साल रहे उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी निग्रोज से खुद को अलग, जो वहां के जो ब्लैक जो लोग हैं उनको खुद से अलग नहीं कर रहे हैं। और ये एक किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, उस किताब में लिखा है कि 20 साल में ऐसा हुआ कि गांधी ने उन निग्रोज से खुद को अलग नहीं किया। बिल्कुल, यही बात मैं समझना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो शुरू में उनके बारे में इतना नकारात्मक लिखता है, वो अपने अनुभव से ज्यादा सीखे हैं, ऐसा मुझे लगा है। कि जैसे उन्होंने देखा कि ये भी है भाई, इंसान है, और जब थोड़ा सा गहराई में उन्होंने सोचा होगा कि शुरुआत की जमीन तो इनकी है, अंग्रेज तो विदेशी आकर शासन करने लगे। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि गांधी के जो विचारों का विकास हुआ है वो कदम कदम पे हुआ है। वो रेडीमेड विचारधारा के साथ उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत नहीं की। तो इसलिए आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि बाद में वो खुद कहते हैं, तो इसलिए कुछ लेखक क्या करते हैं, उनके शुरुआत की लेखनी को ले लेते हैं और उसके आधार पे उनको एकदम गर्त में गिराने की कोशिश करते हैं। उसमें कई बड़े बड़े लेखक भी हैं जो केवल उनके जीवन के एक भाग को देखते हैं। अगर हम उनके जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो शुरू से लेकर आखिरी तक, आखिर में जाकर तो फिर वो यही बात करते हैं कि जो शोषित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, कतार का आखिरी व्यक्ति है, उसके बारे में करना चाहिए। तो एक लंबी यात्रा के बाद ये विचार उनके पास ये भी तो होता है ना सर कि कोई भी अगर उनके ऊपर लिख रहा है तो उनका इंटेंशन क्या है। जैसे बाबा साहब ने उनके ऊपर लिखा कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, तो उन्होंने सिर्फ वहीं तक सीमित रखा। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं उनको लुकआउट नहीं है उस चीज पर। वो वहां पर भी गांधी जी को पर्सनल लेवल पर उनको जलील नहीं कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों का विरोध कर रहे हैं वो। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। मैं कई बार ट्विटर पर मैंने 1-2 बार लिखा भी है कि गांधी से कुछ बाबा साहब से कुछ और नहीं सीख रहे तो इतना ही सीख लो कि अपने विरोधी की इज्जत कैसे करते हैं।
एक्सेलेंट, ये जरूरी है। इस सब के बाद जब वो गांधी जी भारत आते हैं, तो भारत में जो सबसे पहले जो उनसे मिलते हैं उनमें से एक मुख्य जो व्यक्ति थे वो थे बिरला। और वहां से उनकी दोस्ती होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे बिरला खानदान का कद बढ़ता है भारत के अंदर, और साथ में ही गांधी जी का भी कद लगातार बढ़ते जाता है। उनका वो एक बार पत्र लिखते हैं बिरला जी को कि उन, और उसमें वो, मैं ये एग्जैक्ट लिख रहा हूँ कि मेरी पैसे की भूख कभी मिटेगी नहीं। हम्म, ये शायद आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हम्म, लेकिन ये एग्जैक्ट उनके वर्ड है कि मेरी पैसे की भूख कभी मिटेगी नहीं। मैं हम्म, वो रेफरेंस में आपको ढूंढ के बताता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कि ठीक है। धन की मेरी प्यास कभी नहीं बुझने वाली है। मुझे कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है। ये उस समय की बात है कि वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। खादी, अस्पृश्यता और शिक्षा के लिए, डेयरी के काम के लिए 50,000 रुपए अलग से चाहिए। आश्रम के खर्च इसके अलग से हैं। कोई भी काम धन की कमी से कभी नहीं रुकता, लेकिन परमेश्वर कड़ी परीक्षाएं लेने के बाद ही देता है। मैं भी ऐसे ही संतुष्ट होता हूं। आप जितना चाहें, जिस काम में आपकी आस्था हो उसके अनुसार दे सकते हैं। तो ये उनके ऊपर आरोप लगता है कि पूंजीवादी लोग, जो लोग थे उस समय के, जो धनवान लोग थे, उनके साथ उनकी करीबी ज्यादा रही, और इसीलिए उनके ऊपर ये आरोप भी लगता रहा है। और ये मैं खुद भी उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि उनका व्यक्तित्व गढ़ने की कोशिश की गई है। वो हालांकि कालांतर में उन्होंने खुद के ऊपर काम किया, लेकिन शुरुआती जो दौर था वो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो खुद का, उनका जो व्यक्तित्व है जितना है उससे ज्यादा लोग उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें दो राय हो सकती है। एक तो हम्म। यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग थे, हम्म। खासतौर से बिरला, बजाज, डालमिया, हम्म। सिंघानिया, हम्म। ये भी देख रहे थे कि जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, हम्म। क्योंकि वो तो व्यापारी लोग तो कभी पूरे हुकूमत के खिलाफ जाएंगे नहीं, हम्म। उसका पूरा फायदा भी लेंगे और ऐसे आंदोलन को भी समर्थन करेंगे हम्म। जो भविष्य में जाकर एक ज्यादा हम्म। व्यापार के लिए खुली जगह को समर्थन करे। तो व्यापारियों का तो एक अपना नजरिया है। हम्म। पर गांधी का यहाँ देखिए, गांधी अपने बातों के लिए जो पैसे की भूख की बात कर रहे हैं, हम्म। उसके दो भाग देखिए। एक तो जो पैसा मांग रहे हैं वो अपने पर्टिकुलर काम के लिए, आश्रम के लिए और दूसरी चीजों के लिए मांग रहे हैं। हम्म। और दूसरा ये, वो केवल व्यापारियों से ही नहीं मांगते थे। हम्म। आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ हम्म। कि उनका एक पैटर्न था कि आंदोलन को चलाने के हम्म। लिए पैसा चाहिए। हम्म। और जब वो जैसे प्रसिद्ध होते गए, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि ये प्रोफेसर रोमिला थॉपर के हम्म। साथ एक बार हम लोग उनको इनवाइट किया था लेक्चर के लिए। हम्म। तो वो बता रही थी कि मैं छोटी थी, हम्म। कॉलेज में थी, तो मैं पूना में गांधी जी को मिलने गई। हम्म। मैंने सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। हम्म। तो गांधी जी ने बोला कि भाई सिल्क क्यों पहनती हो, खादी पहनो। हम्म। और फिर मैंने कहा बापू आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने हम्म। कहा पहले यहाँ आंदोलन के लिए 5 रुपए रख दो, उसके बाद मैं ऑटोग्राफ दूंगा। हम्म। एक दूसरी एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि उनकी हर एक मीटिंग के बाद पैसा जमा करने की अपील की जाती थी, हम्म। जिसमें बहुत सारी महिलाएं अपना सोना देती थी। हम्म। और एक बहुत प्यारी घटना मुझे याद है कि हम्म। एक मीटिंग के बाद हम्म। एक गरीब व्यक्ति ने, भिखारी जो था, उसने 1 पैसा डाला। हम्म। गांधी जी ने वो देख लिया और गांधी जी ने उस 1 पैसे को उठाया। बोले आज का सबसे बड़ा जो डोनेशन है वो ये है हम्म। कि एक व्यक्ति जो खुद भिक्षा पे जीता है, हम्म। उसने इस आंदोलन के लिए 1 पैसे का योगदान दिया है। इसको मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो खैर, दूसरी बात देखिए कि जो जब उनका साबरमती आश्रम हम्म। बंद होने पे आ रहा था, कि हम्म। उन्होंने एक दलित लड़की को, दलित परिवार को लाके बसाया, तो आश्रम के लोगों ने विरोध किया। हम्म। और उनके जो फंडर्स थे वो सब पीछे हट गए। हम्म। तो वो उस पे डिगे नहीं और आखिर में सारा भाई आए, हम्म। अपनी कार में पहले दिन आके गए, पूछ के गए कि हम्म। आपको आश्रम चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। दूसरे दिन आके वो पैसा उनको देकर गए। तो मेरे ख्याल से कि
केवल पूंजीपतियों से उनकी सांठ-गांठ थी, ऐसा कहना मुझे उचित नहीं लगेगा। और जो आज के पूंजीपति और शासक वर्ग का संबंध है, वो थोड़ा अलग है। हाँ, वो इससे काफ़ी अलग है। हाँ, उस समय तो ख़ैर ये अपना व्यापार करते थे, बाद में भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन भी दिया, क्योंकि वो एक ही पार्टी थी जो अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ लड़ रही थी। और उसमें गांधी जी की अपील बहुत बड़ी थी, क्योंकि गांधी जी न केवल अंग्रेज़ों के शासन के लिए लड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने नए सिद्धांतों का भी इजाद किया। अहिंसा का रास्ता, सत्याग्रह आंदोलन के तरीके, और उनकी जो खुद की उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की अपने विकास में, वो भी उसमें रही होंगी। तो मैं इस बात को उतना एक आरोप के रूप में नहीं लूंगा कि उन्होंने पूंजीपतियों की भी मदद ली, और क्योंकि उन्होंने मदद तो किसी को नहीं छोड़ा। जहां तक पैसा मांगने का सवाल था, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। आप याद कीजिएगा, उनकी पब्लिक मीटिंग के बाद एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता था चंदा जमा करने का, और उसमें महिलाएं कितने गहने उसमें देती थी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो ये खैर मुझे लगता है ये जनरली मैं इसको आरोप के रूप में नहीं लूंगा। कोई मदद उनको जो चाहिए थी वो उसको उनके हिसाब से मिली। हाँ। अब यहाँ पे जब हम गांधी बनाम अंबेडकर पर चर्चा करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर फर्क दिखाई देगा। अभी जी, चूंकि हम सिर्फ गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कोई बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये 2 लाख रुपए मांग रहे हैं और इनको मिल रहा है। 50,000 रुपए अलग से चाहिए, बाकी खर्चों के लिए अलग से चाहिए। लेकिन बाबा साहब किस तरीके से एक एक पैसा इकट्ठा करते थे, वो जब किसी अच्छा, ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि पैसा इकट्ठा करना किसी भी उसके लिए ये बहुत आंदोलन के नॉर्मल है, किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी काम के लिए ये काफी नॉर्मल चीज है। लेकिन इसका मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में लोग उनको चंदा दे रहे थे उस समय, डोनेशन दे रहे थे, वो पर्सनली, अब जैसे हमारे जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, वहां पर ये आज की डेट में भी कोई नहीं देगा। सही बात, मैं मानता हूँ इस तो बात वो को, मैं ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसलिए इसलिए मैंने कहा कि उनके इर्द गिर्द का जो आभा मंडल है, वो कई बार ऐसा इन इन चीजों की वजह से काफी कृत्रिम सा लगता है, काफी बनावटी सा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक काफी ओल्ड लेडी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तकरीबन 60-70 साल की बीच की उम्र है उनकी, बैंगलोर की है। आपने उनका कांटेक्ट नंबर दिया था, मेरा कांटेक्ट नंबर उनको दिया था, शायद याद होगा आपको। तो उन्होंने ये कहा कि जब उनकी नानी जी जो थी, और गांधी जब गोली मारी गई, तो उस समय उनको आकाशवाणी हुई कि एक बहुत ही दिव्य आत्मा जा रही है। इसी तरह की कहानी जब गांधी जिंदा थे उस समय की भी कहानियां प्रचलित थी। तो ये जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि राजनेताओं के इर्द गिर्द इस तरह का जो ये आभामंडल रचा जाता है, ये क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन कहानियों में कोई सच्चाई होगी। मैं इस नहीं मानता। मैं आपसे सहमत हूँ, इन कहानियों में हाँ। कोई सच्चाई नहीं है। पर हमारे समाज में आप देखिए कि इस प्रकार की चीजों को बहुत उनको एक ग्लोरीफाई करना, उनकी बहुत तारीफ में, फिर वो सीमा नहीं है। तो यहाँ का जो सोच है, समझ है, सांस्कृतिक सोच के आधार पे उन चीजों का, वो आभा मंडल जो शब्द हमने इस्तेमाल किया है, उसको गहरा करने में लोग अपने अपने विचारों को डाल देते हैं। और सवाल यहाँ हमें व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसने खुद को कैसे देखा, उसने खुद को कैसे देखा, और उसने जब फंड जमा किए। अब फर्क ये है कि उनका आंदोलन बहुत बड़ा था, राष्ट्रव्यापी था, जो उनके पैसे की जरूरत। और दूसरा क्या है कि आश्रम अगर आपको चलाना है, तो आश्रम में भी मैंने कुछ उनकी कहानियां देखी हैं। आपको पता होगा कि वो जब आश्रम भी चलाते थे, तो आश्रम भी वो एक आध्यात्मिक रूप से चलाते थे। जेबी कृपलानी, कॉलेज के प्रोफेसर, उन्होंने फैसला किया कि मैं जाके महात्मा गांधी की आंदोलन में जुड़ूंगा। आए, बापू को मिले और बोले, बापू मैं आंदोलन में जुड़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूं अभी? तो बोले, अभी ऐसा करो, अंदर बा रसोई में सब्जी काट रही है, जाके उनकी मदद करो। बा महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, कस्तूरबा बा। बा अंदर सब्जी काट रही है, आप जाके उनकी मदद करो। मेरे एक दूसरे दोस्त का भी मैंने पढ़ा है, वो भी काफी मशहूर है हमारे महाराष्ट्र में, डॉक्टर अभय बंग। अभय बंग का परिवार भी वो गांधीवादी से पढ़ा है। मैंने केवल पढ़ा है दूर से, वो मेरे करीबी दोस्त है, मेरे जूनियर भी थे कॉलेज में। और वो भी बहुत प्रतिबद्धता से कि हमको जो रसोई का काम कर रहे हैं, ये भी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का काम है। तो
गांधी की जो भूख पैसे की थी वो कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं थी। ये आपको फर्क करना पड़ेगा। वो नहीं। था कि हाँ। आश्रम चलाना है, पूरे देश में आंदोलन चला करना है, उनकी यात्राएं करनी है, बाकी जो साथी उनके साथ आके रहते थे, जो लोग समर्पण से जुड़ना चाहते थे, उन सबका जीवन चलना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा फर्क तो हर एक के तरीके में होगा। और उन्होंने ये भी किया, एक एक पैसा भी उन्होंने जमा किया। ऐसा नहीं है कि केवल लाखों रुपए उनकी नजर थी, एक एक पैसे को भी उन्होंने उतना महत्व दिया। ठीक ठीक। तो ये कहानियों का तो खैर भारत में काफी प्रचलित रहती हैं, और मतलब किस किस तरह की कहानियां हैं। इसके अलावा हम आते हैं भारत का जो आजादी का जो आंदोलन था, उसमें गांधी की जो भूमिका है वो कितनी अहम, कितनी जरूरी है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, देखिए इसमें आजकल, पहले तो मैं बता दूं कि कई जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो इस बात को अंडरलाइन रेखांकित करना चाह रहे हैं, सामने लाना चाह रहे हैं कि गांधी के आंदोलन का कोई ज्यादा महत्व आजादी मिलने में नहीं था। मेरी निजी राय में ये पूरी तौर से गलत है। आजादी मिलना के दो भाग हैं मेरे लिए। एक भाग है राष्ट्र का बनना, और ये भाग को लोग ख्याल नहीं करते। राष्ट्र के बनने की जो प्रक्रिया है वो केवल आंदोलन से होती है, और ये आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920, 1930 दांडी मार्च, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो आंदोलन थे उसने हमको भारत राष्ट्र बनाया। पुरानी राजाशाही, पुरानी व्यवस्था को थोड़ा तोड़ा, थोड़ा नहीं तोड़ा, कितना तोड़ पाए कितना नहीं तोड़ पाए, इसने हमको राष्ट्र बनाया। और जहां तक इनका योगदान है, आप देखिए, ये पहले, सबसे पहले तो मैं जो सबसे इनको गहराई से देखता हूँ कि उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको जो सलाह दी कि आपको यहाँ काम करना है, पहले एक काम कीजिए, पहले आप पूरे देश को समझिए। और वो समझने के लिए उन्होंने केवल किताबों का सहारा नहीं लिया। विचारधारा तो उनकी विकसित हो रही थी, अहिंसा की, सत्याग्रह की, और उसी के साथ उन्होंने जाकर पूरे देश का भ्रमण किया, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, और ये उनको देश क्या है वो समझा। नंबर 2, कि जब वो आंदोलन करते थे तो उसमें आंदोलन में अभी तक क्या चल रहा था कांग्रेस में कि भाई लोकमान्य तिलक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये ब्रिटिश को पिटीशन लिख रहे हैं कि भाई आपने ये गलत किया है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा। इन्होंने कहा आम लोग जुड़ेंगे और अंग्रेजों को टैक्स देना बंद करेंगे। और यहाँ से लोगों में जो एक तो दो चीजें चालू हुई, एक अंग्रेजों के खिलाफ उनकी भावना के आधार पे खुद को जोड़ना, ये कई प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, और उसी के साथ साथ सोशल रिफॉर्म। और इसलिए आप कई बार ये देखें, भारत एक खोज के कई एपिसोड्स में गांधी से प्रभावित आदर्शवादी नौजवान अपने गांव में जाके किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर एक आधुनिक व्यवस्था में लाने की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, छुआछूत के खिलाफ बात करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से गांधी का सबसे बड़ा प्रभाव था। और आजादी मिलने में अगर आप देखें तो ये इसका मैं एग्जैक्ट रेफरेंस आपको नहीं दे सकूंगा, 1942 में जो चीजें हुई करो या मरो के बाद, करो या मरो के बाद यहाँ के ब्रिटिश वाइसरॉय ने जाके विंस्टन चर्चिल को रिपोर्ट किया कि अब भारत पर राज्य करना मुश्किल है, तो इसको हमको आजादी देना चाहिए। अभी कुछ लोग दूसरे लोगों को रेफर करके बोल रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, गांधी का रोल तो मामूली था, ये रॉयल इंडियन नेवी के रिवोल्ट के कारण ज्यादा था, या दूसरी चीज सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के कारण ज्यादा था। ये मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अगर आप देश के बनने की प्रक्रिया देखें तो केवल वो आंदोलन के साथ थी। और केवल मुझे लगता है कई बार ब्रिटिश मान लो चले भी जाते कि भाई ठीक है हमको क्यों राज करना है, तो भी हमारा देश इस प्रकार से देश नहीं बन सकता था। फ्रेटर्निटी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस स्वरूप में भारत को आज हम देख रहे हैं जी, उस स्वरूप का जो नींव डालने का जो काम है वो गांधी जी ने किया है।
बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे यही कहना था कि ये नींव वहां से बनी है और उसके बाद उसी नींव को विकसित करके और दूसरा उसमें क्या है, उनको सबका संतुलन करना था। पूंजीपति का भी समर्थन लेना था, उनको साथ में भी ये लेके चलना था, सवर्णों को भी लेके चलना था, अछूतों को भी लेके चलना, जो उस समय अछूत थे, सबको। क्योंकि आजादी का आंदोलन केवल एक वर्ग के आधार पे नहीं हो सकता था। जो बात बाद में भगत सिंह ने भी जिस बात को अंडरलाइन किया, मैं ये चीज ऐड भी करना चाहता था कि भगत सिंह खुद भी गांधी जी के प्रभाव में ही इन सारे कामों में आए थे। बिल्कुल वही। और उन्होंने अपने पिताजी को भी फांसी के पहले अपने पिता सरदार भगत किशन सिंह को कहा कि आप इस आंदोलन में जनरल का साथ दीजिए। जनरल यानी महात्मा गांधी। तो भले उनके विचार, जैसे मैं अपने आप को भगत सिंह और अंबेडकर के ज्यादा करीब पाता हूँ विचारों में, पर गांधी उस समय की एक जो थी देश को मजबूती के रास्ते पे जाने के लिए, वो हमारी एक परिस्थिति के आधार पे वही रास्ता था। क्योंकि जो पूरी क्रांति की जो कल्पना भगत सिंह ने की या अंबेडकर ने की, मेरे ख्याल से वो संभव नहीं थी, क्योंकि हमें उपनिवेश में रह रहे थे। और उपनिवेश में जो पुराना सामंती वर्ग है उसको खत्म नहीं किया गया। रजत, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है आज की परिस्थिति को समझने की, सामंती वर्ग को खत्म नहीं किया गया, राजाशाही को खत्म नहीं किया गया, उनके मूल्यों को खत्म नहीं किया। और ये मूल्य 1980 के बाद एक नए रूप में, नए आवरण में, नए वर्गों के कंधे पर सवार होकर फिर से देश में चल रहे हैं। तो ये एक सवाल था, इसलिए मैं गांधी को सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा। भारत, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की जो किताब है उसका ये शीर्षक है, और ये उस प्रक्रिया को बताती है जिसका गांधी ने नेतृत्व किया। ठीक। गांधी जी के जो पूरे, जब मैं स्टडी कर रहा था, समझ रहा था उनको, अच्छा मैं ये चीज क्लियर करूं कि जब मैं इनके व्यक्तित्व को समझ रहा था तो मैंने किसी वेबसाइट से आर्टिकल उठा के समझने की कोशिश नहीं की है। ये मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूं, मैंने उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को स्टडी किया है। ये उनकी किताब है, ये उनकी किताब है, ये एक अरुंधति राय की किताब है, ये काफी मुझे पसंद है क्योंकि क्रिटिकली वो एनालाइज करते हैं। तो किताबों से मैंने डायरेक्ट समझने की कोशिश की है। तो ये मैं बस बता रहा था कि देखो एक वीडियो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे हवा में बात नहीं करना होता है। ठीक। तो गांधी जी के जो, ये एक मुझे ऐसा विरोधाभासी लगा कि गांधी जी कहते हैं कि भाई इसका औद्योगिकीकरण जो है वो नहीं होना चाहिए, और वो खुद ही वो उनसे जाके चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, और जो व्यापारी वर्ग है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनकी सोच में। और ये ऐसा नहीं कि अलग अलग समय पर, ये एक ही समय पर हो रहा है। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसमें मैं अपने विचारों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक तरफ क्या हो रहा था कि वो आंदोलन में देख रहे थे कि उद्योग धंधे हैं, पर जब वो शिप पे यात्रा कर रहे थे, 21 दिन की यात्रा इंग्लैंड जाने के लिए, तो उन्होंने हिंद स्वराज लिखा। और हिंद स्वराज में उन्होंने एक बात देखी, जो मुख्य उनका फैक्टर था कि इस प्रकार के औद्योगिक समाज में बेरोजगारी के होने की संभावना बहुत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं उनके विचारों से, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं। पर उन्होंने एक कल्पना की एक गांव की जो औद्योगिकरण के पहले का गांव है, और जिसमें एक दूसरे पर आश्रित, एक धंधा कर रहा है, दूसरा धंधा कर रहा है, उसके आधार पे गांव चलेगा। ये उनकी जो हिंद स्वराज की कल्पना है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, तो गांधी ने भी वही किया। आंदोलन के लिए तो बिरला के पास गए और बात कर रहे हैं कि हमको विलेज इकोनॉमी डेवलप करनी है। यहाँ भी वो अंबेडकर और गांधी का अंतर्विरोध है। अंबेडकर कहते हैं में चलो, ये कहते हैं गांव में रहो। तो पर एक आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, जो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। कभी आप युवल नोवा हरारी को पढ़िए, जो सेपियंस, कुछ तो भी उनकी सेपियंस नाम की किताब है। उसमें वो बताते हैं कि अगर आज औद्योगिकीकरण की प्रगति ऐसी रही, तो हमारा जो लेबर पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, ये सब रिडंडेंट हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। समाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे मशीनों को चलाएगा और कुछ थोड़े लोग पूरे समाज का नियंत्रण करेंगे, बाकी लोगों के लिए कोई काम नहीं रहेगा। तो वो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कंसेप्ट आ रही है। तो वो एक
बड़ा एक खतरनाक चीज जो मेरे जनरेशन के व्यक्ति को कल्पना करना बड़ा मुश्किल है, पर वो गांधी थोड़ा सा वहां रिलेवेंट लगते हैं। क्या हम उस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था पे जा सकते हैं जहां फोकस प्रॉफिट पे ना हो, फोकस ज्यादा लोगों को नौकरी देने पे हो? इतनी बात तो मैं आज भी कहूंगा कि गांधी से पूरा नहीं सीखूंगा मैं, पर इतना सीखूंगा कि इंडस्ट्री को आप उपयोग कीजिए, पर उसी के साथ साथ समाज के सभी लोगों को जॉब मिले, काम मिले, इस प्रकार की एक भविष्य। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, हवाई बात कर रहा हूँ, और उसमें गांधी का अंतर्विरोध तो मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूँ, उसमें एक अंतर्विरोध है। और वो अंतर्विरोध केवल गांधी का नहीं है, अंतर्विरोध केवल गांधी का नहीं है, वो हमारे पूरे समाज का है। एक तरफ से हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी को आसान करते हैं। पहले ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे स्टूडियो जाना पड़ता था, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहां बैठे हैं, वीडियो बन रहा है। ये टेक्नोलॉजी भी हमको चाहिए। और दूसरा, जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण से अनएम्प्लॉयमेंट आता है, अगर ये एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के हाथ, ये प्लानिंग इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के हाथ में रहेगी, तो उनका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा कि आप लेबर पावर को कम करो, प्रॉफिट, लेबर पावर को कम करो और प्रॉफिट को बढ़ाओ। तो यहाँ मुझे लगता है कि हमें इस पे सोशल कंट्रोल हमारे रिसोर्सेस पे चाहिए, जो इसको बैलेंस करके कि हमको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो अच्छी भी हो, हमारा काम भी आसान करे, पर सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ये एक उसका एक बेसिक पॉइंट होना चाहिए, जो मेरी निजी राय है। मैं इसमें कोई दूसरे से सहमत होंगे मुझे पता नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ इस लाइन पे। जो कैपिटलिस्टिक मॉडल के जो सपोर्टर हैं वो तो इससे सहमत नहीं होंगे। खैर, लेकिन यहाँ पर ये जो विचारधारा जो आपने जो बताया कि किस तरीके से हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जहां पर सभी को रोजगार मिले और एकाधिकार ना हो पूंजीवादी लोगों का, तो इसीलिए यहाँ पर मैं फिर दर्शकों के लिए कहूंगा कि नेहरू और बाबा साहब का जो मॉडल था, जहां पर कि पैरेलल में दोनों इकोनॉमी चलेंगी, वो मॉडल इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर एकाधिकार हो जाएगा। आप देखिए बीएसएनएल खत्म हो गया है, बीएसएनएल के बाद आज की डेट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जितनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कल अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया ओएनजीसी की, जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा। आप देखिए कि सरकारी स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। और अभी यूपी में किसी एक यूनिवर्सिटी की 400 गुना फीस बढ़ी है, 400 गुना फीस। उस पर विरोध करते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उस पर विरोध करते हुए एक बच्चे ने अपने ऊपर वो डाल दिया केरोसिन। राइट। तो ये बड़ी समझने और सोचने वाली बात है कि सरकारी संपत्ति का होना कितना ज्यादा जरूरी है। आप पैरेलल में प्राइवेट चलाते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं खरीद सकता, जिसके पास पैसा ही नहीं है इतना, तो वो उसके लिए सरकारी होना जरूरी है। और इस चीज को पता नहीं आज के युवा ही, आज का जो युवा है वही नहीं समझना चाहता है इसको, क्योंकि वो उसके सरोकार नहीं है उसके साथ। खैर, मैं सहमत हूं आपसे। हाँ, तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गांधी का जो व्यक्तित्व है वो कई जगह पर आके नेहरू से भी विरोधाभासी हो जाता है, और फिर बोस से भी विरोधाभासी हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस से भी विरोधाभासी हो जाता है। ये क्या है, मतलब इनको किस तरीके से आप देखते हैं? ये दोनों को आप एक तराजू पे मत रखिए। सुभाष चंद्र बोस से जो विरोधाभासी होता है वो विदेश नीति पे होता है, वो जर्मनी और जापान से अलायंस करने के लिए होता है, देश की आजादी के लिए होता है, जिसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी गांधी के साथ थी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। और दूसरी तरफ नेहरू से उनका जो विरोधाभास तो हमेशा चलता रहता है, पर फिर भी वो देखते हैं कि नेहरू की जो आने वाला समय है वो नेहरू का है, ये भी बात वो रियलाइज करते हैं। आप ये देखिए कि नेहरू की जो अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में समझ थी, जो औद्योगिक नीति के बारे में नेहरू की समझ थी। और मैं आपको एक बहुत ये बात बताना चाहता हूँ जो ज्यादा लोग जिसको नोट नहीं करते, वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की शुरुआत हुई वो केवल नेहरू की योजना नहीं थी। यहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का बॉम्बे प्लान बना था 1948 में या उसी के आसपास। उन्होंने सरदार पटेल को सबमिट किया ये रिपोर्ट कि भाई हमारे भारतीय पूंजीपतियों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम हैवी इंडस्ट्रीज को लगा सकें, उसमें हमको सरकार की मदद चाहिए, सरकार ने इसमें करना चाहिए। तो वहां से फिर नेहरू महालनोबिस मॉडल जो रशिया से उन्होंने कॉपी किया था, पब्लिक सेक्टर की शुरुआत वहां से होती है।
तो गांधी इसके बारे में क्लियर थे कि वो सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आपको अगर याद होगा, इवन राजनीति के क्षेत्र में जो प्रैक्टिकल राजनीति थी, माउंटबेटन, जिन्ना वगैरह वगैरह, उससे वो दूर हो गए। उन्होंने एक ही काम रखा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, अहिंसा। और प्रैक्टिकल चीजों के लिए नेहरू और पटेल पे छोड़ दिया, भाई आपको जो करना है करो। और नेहरू को भी उन्होंने प्रेफरेंस दिया, क्योंकि वो जानते थे नेहरू का विजन है जो आगे आने वाले समय में उनके विजन के विरोध में होगा। पर फिर भी ये भी आप कल्पना कीजिए, अंतर विरोध था, इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि भाई इसको मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। वो देख रहे थे कि देश उनके साथ है, वो लोकप्रिय हैं, भविष्य की उनको समझ है। गो अहेड। ठीक ठीक। जो महात्मा गांधी जी का जो पूरा जो आखिरी का जो समय रहा, आजादी से जस्ट थोड़ा समय पहले का, उनका जो पूरा वो टाइम था, वो जितना मैंने समझा कि वो ज्यादातर समय सांप्रदायिक मुद्दों के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं। जी 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 है ना? जी तो जी। उसके ऊपर आपकी क्या समझ है, और आज की डेट में वो कितने रिलेवेंस है? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। और मैं जब उन्होंने देखा सांप्रदायिक दंगे, एक तरफ से मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ से हिंदू महासभा आरएसएस, इनके कारण जो नफरत बढ़ी, और फिर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, कलकत्ता का डायरेक्ट एक्शन, उसके बाद नवाब अली के दंगे, तो महात्मा गांधी का जो विवेक, कॉन्शियंस, ये पूरा उनके खिलाफ था। और एक तरह से वो रीअश्योर्ड हो गए थे कि जहां तक नेहरू और पटेल हैं, वो राजनीति के मुद्दों को देख लेंगे। और समाज में जब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्रिश्चियंस को मैं नहीं ला रहा, क्योंकि उस समय क्रिश्चियंस इतने इसके फोर फ्रंट पे नहीं थे, आजकल तो उनको भी घसीटा गया है, कि जहां अगर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रही तो भारत के अस्तित्व इस रूप में नहीं रहेगा, इस रूप में नहीं रहेगा। ये उनकी गहरी समझ थी। एक मानवतावादी के नाते ये मेरे ख्याल से उनका एक उच्चतम बिंदु है, जो मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, इन दोनों में दिखता है कि कम्युनिटी में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द है, संविधान में शब्द है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो ये बंधुता का मुद्दा, वो इसके बारे में बिल्कुल क्लियर थे कि अगर यहाँ बंधुता नहीं है, अब खैर ये मेल डोमिनेटेड वर्ड है, उसको फिर भी कोई दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहिए। बंधुता नहीं रही तो देश नहीं रह सकता। और ये उनकी सबसे बड़ी मेरे ख्याल से उच्चतम योगदान था। जिस आजादी के लिए वो लड़े, उसके सेलिब्रेशन में नहीं आए, कि उनको ज्यादा पीड़ा है हिंदू मुसलमान दंगों को रोकने की। और ये उनके जो आध्यात्मिक, मैं कहूँगा, क्योंकि कोई भी नेता कहेगा ठीक है भाई ये हो रहा है पर हमको आज़ादी मिल रही है, बाद में देख लेंगे, तो उन्होंने इस बात को नहीं किया। तो यहाँ उनकी सबसे बड़ी गहराई मैं इसी चीज में देखता हूँ कि वो उन्होंने अपने मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया, अहिंसा को महत्व दिया, और बंधुता के सिद्धांतों पर किसी प्रकार से समझौता करने की बात नहीं की। ठीक। ये चीज मैं वैसे आपसे प्रश्न ऐड करने ही वाला था कि वो जिस दिन आजादी मिल रही थी तो उस समय वो कहाँ पर थे। खैर वो आपने बता दिया। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में इस बात को इंक्लूड किया है। जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसमें उनकी क्या भूमिका थी, उनका स्टैंड क्या था? क्योंकि कई सारे लोग कई सारी बातें करते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि उनका स्टैंड क्या था। देखिए, उनका स्टैंड तो ऐसा था कि भाई भारत का विभाजन, सबसे पहले उन्होंने कहा भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सांप्रदायिक दंगे ये हमारे समाज की जड़ों को उखाड़ रहे हैं, तो उन्होंने इसके बारे में चुप्पी साध ली। और वो देख रहे थे कि नेहरू, माउंटबेटन और जिन्ना, पटेल, ये सब लोग चीज कर रहे हैं, और उन्होंने एक तौर पे मेरे ख्याल से रियलाइज किया होगा, अंदर महसूस किया होगा कि भारत का विभाजन रोकना मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस पर चुपचाप समर्पण करके चुप्पी साधी और इससे बाहर हो गए। और एक बात ये भी कही जाती है कि वो उन्होंने जो दिल्ली में उपवास किया था, उसमें 55 करोड़ का मामला बिल्कुल नहीं था। ये जो दक्षिणपंथी लोग के खिलाफ कहते हैं कि भाई उनके आग्रह पर ही 55 करोड़ पाकिस्तान को दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा था, पर उन्होंने इसको शर्त के रूप में नहीं रखा था। शर्त के रूप में उन्होंने जो रखा था अपने उपवास को तोड़ने के लिए, वो ज्यादातर चीजें थी हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में।
उनके खिलाफ जो पूरे आरोप लगते हैं उसके बारे में भी मैं कभी और बात करता हूँ। बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, पर उन्होंने केवल नैतिक आधार पे कहा कि आज अगर हम 55 करोड़ के बारे में बैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय कश्मीर तो भारत का भाग नहीं था, कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया है। उस कारण पे अगर आप बैकआउट हो जाते हैं, जो पाकिस्तान का ड्यू है, उसका अधिकार है, उससे अगर आप बैकआउट होते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आपकी कल क्या प्रतिष्ठा होगी? नैतिक आधार पे तो ये पैसा उनका है, केवल आपके पास पड़ा था, घर का विभाजन हुआ है तो हिस्से का है, तो नैतिक रूप से है, और उसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि कल दुनिया के लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो ये एक बात है। तो भारत के विभाजन के बारे में वो मैं यहाँ कहूंगा, मैं भले ही भगवान में विश्वास नहीं रखता, मैं इतना एक सरल करके लिए कहूंगा कि वो कोई भगवान नहीं थे कि जो हर एक चीज का नियंत्रण कर सकते। ब्रिटिश पॉलिसी चल रही है, सांप्रदायिक ताकतों के कारण चल रही है, तो ये विभाजन अपरिहार्य था, भले ही उन्हें ये स्वीकृत नहीं था। उन्होंने और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने विभाजन को कभी स्वीकृति नहीं दी, और गांधी को तो यहाँ तक लगा कि हो सकता है ये विभाजन टेम्पररी है, मैं थोड़े दिन बाद पाकिस्तान जाऊंगा, वहां के लोगों से बोलूंगा अरे क्या कर रहे हो भाई, वापस आ जाते हैं। ये बड़ी प्यारी बात है। वो तो उनका मर्डर कर दिया गया, नहीं तो वो तो योजना बना रहे थे कि मैं पाकिस्तान कराची जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, और मैं उनसे अपील करूंगा कि भाई हम तो भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, हम वापस करेंगे। तो खैर ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जो मुझे लगता है कि ये पूरा गांधी के विचारों के खिलाफ हुआ, पर गांधी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उनके हाथ में नहीं था। ठीक, उनके हाथ में। ये जो 55 करोड़ का जो मामला है, बेसिकली ये सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि दो भाई हैं और दो भाइयों के बीच जब बंटवारा हो रहा है तो संपत्ति का भी बंटवारा होता है, सिर्फ घर का ही, घर भी एक संपत्ति है ना, तो उसमें फिर हर चीज का बंटवारा होता है। आप अगर देहात वगैरह में चले जाओगे तो वहां पर चम्मच और कटोरी पर भी बंटवारा होता है कि ये 4 चम्मच है तो 2 चम्मच तुम रखोगे, 2 चम्मच हम रखेंगे। तो वो उस नजरिए से वो 55 करोड़ उनको देना था, कोई खैरात में नहीं दिया था, कोई दान नहीं दिया था, तो उनका हक था, वो दिया गया था। खैर, समय आखिरी ही है, सिर्फ 7-8 मिनट का समय हमारे पास। मैं चाहूंगा कि 2 प्रश्न पर आप जवाब दें कि गांधी जी की जब हत्या हुई उस समय क्या माहौल था भारत के अंदर? देखिए, उस समय माहौल जो था कि पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू आ रहे थे, बहुत सारे मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, और उसमें जो सरकार चल रही थी उसमें कुछ नेहरू और पटेल के मतभेद भी थे, छोटी छोटी बातों पे, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो एक वातावरण देश में बना हुआ था, और उसके बारे में सरदार पटेल ने सबसे अच्छा लिखा है। सरदार पटेल ने लिखा है कि खासतौर से आरएसएस के बारे में लिखा है। आरएसएस ने उस समय नफरत का एक माहौल फैलाया, जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई। अब ये सरदार पटेल का जो उद्धरण है, उनके लेटर का पार्ट है कि नफरत का माहौल खड़ा किया गया आरएसएस के द्वारा। तो ये एक देश की परिस्थिति को मोटे तौर पे बताता है। और रिफ्यूजीज का आना जाना, दिल्ली में कई हिंदुओं ने आके मस्जिदों को ऑक्यूपाई कर लिया, तो गांधी उसके भी खिलाफ थे। तो ये सब चीजें, एक बड़ा उथल पुथल का दौर था, जो विभाजन का जो बड़ी विभीषिका रही है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही है, उसका एक भाग है। पर मोटे तौर पर सरकार कंट्रोल में थी। जो ब्रिटिश को लगता था कि हम यहाँ जाएंगे तो ये तो हमको वापस बुलाएंगे, वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है देश नीचे से ऊपर बन चुका था। ये केवल ऐसा नहीं है कि नेहरू ने आके गद्दी संभाल ली हो, ये पूरा एक पिरामिड के ऊपर नेहरू और पटेल बैठे थे। तो एक देश बन चुका था, और इन सब चीजों का बराबर तरीके से जितना भी हो सकता था उनका उन्होंने समाधान करने की कोशिश की। ठीक है, गांधी को, ये मेरा आखिरी प्रश्न है, गांधी को आप अगर 2-3 लाइन में अगर आप बताना चाहें गांधी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में या उनके सामाजिक जीवन के बारे में, तो 2-3 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? 2-3 लाइन में यही कहना चाहूंगा, मैं उनसे कुछ मुद्दों पे मतभेद जरूर रखता हूँ। ग्राम स्वराज की बात हो, या उस समय दलितों के जिस प्रकार से आरक्षण देने की, जो दलितों का सवाल, उस पर कुछ मतभेद रखता हूँ। पर फिर भी एक व्यक्ति के तौर पे भारत में होने वाले लोगों में उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है।
और कुछ मजबूरियों के कारण वो पूरा रास्ता नहीं अपना सके जो अपनाना चाहिए था, पर फिर भी उन परिस्थितियों में उन्होंने जो नेतृत्व किया देश की जनता का, भारत को जोड़ा, भारत को देश बनाने में जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है। और आध्यात्मिक तौर पे उन्होंने जो अहिंसा और सत्याग्रह इन दो चीजों को सामने लाया, वो मेरे ख्याल से इतिहास कभी नहीं भूलेगा। और इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास अभी दिख रहा है। आज अगर भारत की पहचान दुनिया में है तो वो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी की प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग और मंडेला जैसे लोग, जो अपने आप में एक जिनकी ऊंचाई है, उन सभी के लोगों ने इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के सिद्धांतों से अपने देश में अपने शोषित लोगों के लिए संघर्ष किया, उनको बराबरी दिलाने की कोशिश की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने विस्तार से इतना समय दिया, क्योंकि ये काफी तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का एपिसोड बनेगा, तो इसमें काफी मेरी मेहनत लगी है, काफी सर की मेहनत लगी है। तो कहीं पर कई सारे प्रश्न जो अधूरे रह गए हैं, जिसमें कि मुख्यतः से है गांधी बनाम अंबेडकर, इसके ऊपर हम अलग से, क्योंकि एक बड़ा डिबेट है ये, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। गांधी के विचार वर्णाश्रम धर्म को लेकर क्या थे, वर्ण की अव्यवस्था या जाति की अव्यवस्था पर क्या थे, पितृसत्ता पर क्या थे, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक हैं। इस पर मैं सर से आग्रह करूंगा कि किसी दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कशन करें और बहुत डिटेल से हम लोग डिस्कस करें। इस तरह का वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को मिलेगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के सिर्फ एक पहलू के ऊपर बात नहीं की जाती है, उसका जो पूरा व्यक्तित्व है उसके ऊपर बात की जाती है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, ताकि हम लोग समझ सकें कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, उसकी जर्नी क्या रहती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियोस, ये पूरी सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आती है तो वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जय भीम नाम बोलता है। धन्यवाद, धन्यवाद रजत जी।